हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये आज साइंस का एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक का, जिसमें हमारे पास साइंस के फर्स्ट सेटिंग का हमारे पास जो है एप सेट आ चुका है। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल इसके सही है। तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। तो अगर बात की जाए पहले सवाल की, तो यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। दोस्तों, जैसा आपने पढ़ा होगा कि जल में किसी भस्म को जब घोल दिया जाता है तो वो क्षार के नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा क्षार। वहीं अगर दूसरे सवाल की बात की जाए तो दूसरा सवाल दिया सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड, जो सोडा एस कहिए या फिर जो धोने वाला सोडा होता है उसी को हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है सवाल नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो फ्रेंड, अगर इन ऑप्शनों में बात की जाए विजातीय यौगिक की जो इन सबसे अलग है वो आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो इन दिए गए ऑप्शनों में से बिल्कुल अलग है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि बेकिंग सोडा मतलब खाना बनाने वाला सोडा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं अगर बात करें हम अगले सवाल की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच मान की बात की जाए तो इसका पीएच मान 10.5 होता है। अगला सवाल है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड, अगर संयोजी सेल की बात की जाए तो जो भी एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनके सबसे बाहरी जो सेल होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन या तो किसी दूसरे में निकल कर बाहर जाएंगे या फिर उसमें एंट्री करते हैं, उस सेल को हम लोग संयोजी सेल कहते हैं। और सल्फर के संयोजी सेल की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। वहीं अगला सवाल यहाँ के में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो फ्रेंड, वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है और शक्ति का फार्मूला दोस्तों होता है W/T, कार्य बटा समय। तो कार्य के लिए हम लोग जूल का इस्तेमाल करते हैं और समय के लिए सेकेंड का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। वहीं अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत जो हीटर होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत तभी कोई चीज़ कार्य करेगा जब उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो। तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध नाइक्रोम का होता है। तो विद्युत हीटरों में लगने वाला जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। हालांकि नाइक्रोम एक तार का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है, मिश्रित पदार्थ है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो फ्रेंड, जो विद्युत का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, तो ऊष्मा में बदलने का काम मेन होता है प्रतिरोध का। अगर किसी चालक तार का जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो जो चालक तार होगा वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, जैसा कि आपने अभी सवाल नंबर 10 में पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध। अगला सवाल यहाँ पे है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। तो वैसे ऊर्जा स्रोत जो हमें एक बार समाप्त हो जाने पे जल्दी उनकी प्राप्ति नहीं होती है, उनके निर्माण में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इन ऑप्शनों में आपका हो जाएगा कोयला। कोयले के निर्माण में अरबों वर्ष का समय लग जाता है। अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को किससे व्यक्त किया जाता है। अगर इसके व्यक्त करने की बात की जाए तो इसे लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है, परंतु यहाँ पे ये इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है। तो फ्रेंड, तरंग दैर्ध्य जो होता है एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर हम अपने 15वें सवाल की तरफ चलें तो अगला सवाल किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होते हैं। तो आपने ये विद्युत धारा की परिभाषा में पढ़ा होगा कि किसी भी चालक में जो आवेश का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और वो आवेश होते कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाहित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके वो होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। वहीं अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, अगला सवाल यहाँ दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड, आप कार्य बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे Q/V, जहाँ Q आपका आवेश है और V आपका वोल्ट है। तो यहाँ पे आवेश दिया हुआ है 2, तो लिख देंगे 2 × वोल्ट दिया हुआ है 12, तो 12 दूनी 24, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल, चूँकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो फ्रेंड आपको पता होगा, मेंडल बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे आनुवंशिक गुणों के बारे में। तो मेंडल ने अपने बाग के मटर वाले पौधे को चुना था जिसमें लंबे और छोटे दाने वाले बीजों को उन्होंने इस्तेमाल किया था। अगला सवाल यहाँ पे किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो फ्रेंड आप श्वसन के दो टाइप्स पढ़े होंगे, एक वायवीय जिसे एनारोबिक और दूसरा अवायवीय से एनारोबिक कहा जाता है। मतलब वह श्वसन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जब भी किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाएगी तो वो पदार्थ कम्प्लीटली नहीं टूट पाता है, और जहाँ पे वो चीज़ नहीं टूटेगा तो वहाँ पे ऊर्जा की मात्रा भी ज़्यादा मुक्त नहीं होगी। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है, जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायवीय श्वसन। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो अगर मानव में नर जनन ग्रंथि की बात की जाए तो उसका होता है वृष्ण, जिसे हम लोग टेस्टी के नाम से भी जानते हैं। शुक्राशय, तो जहाँ पे शुक्राणु का ये स्टोर किया है, एक थैली की समान रचना होती है। अधिवृष्ण उस वृष्ण के ऊपर पाया जाता है, उसे हम लोग अधिवृष्ण कहते हैं। शुक्र जनन नलिका, जो नलिका जिस रास्ते शुक्राणु का आवागमन होता है, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृष्ण। वहीं अगर अगले सवाल की बात की जाए तो अगला सवाल दिया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो अगर जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात की जाए तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। वही अगला सवाल यह स्वपोषी पोषण होता है। फ्रेंड मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, हालांकि आप इसका आंसर देख लीजिएगा, कुछ मात्रा में यहाँ पे सी का भी आंसर मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होना चाहिए ए। पौधों में श्वसन की क्रिया ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें श्वसन क्रिया होती है। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो फ्रेंड ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए तो ग्लूकोज के टूटने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में होती है। साइटोप्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया सवाल नंबर 23, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे कहते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहते हैं, जबकि नेफ्रॉन की बात की जाए तो ये किडनी का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला सवाल यहाँ पे देखने, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो फ्रेंड अगर आप पेनक्रियाज या अग्न्याशय के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया उससे 3 प्रकार के हैं हार्मोन्स निकलते, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो अगर लाइपेज की बात की जाए तो लाइपेज जो होता है हमारा फैट को तोड़ने का काम करता है, मतलब फैट पचाने का काम लाइपेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगले सवाल की बात की जाए तो अगला सवाल दिया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड आप लोग अगर नेत्र चैप्टर पढ़े होंगे फिजिक्स का दूसरा लेसन जिसमें आपको बताया गया होगा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से वो छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। हालांकि गैल्वेनोमीटर भी एक एमीटर ही होता है जिससे विद्युत धारा भी मापा जाता है। तो इसका आंसर एमीटर होना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर भी मारते हैं तो दोनों आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे एक डिफरेंस ये देखने को मिल जाए कि एमीटर से हम विद्युत धारा की प्रबलता को भी मापते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर हमें विद्युत संकेत को निर्मित करता है कि यहाँ पे विद्युत प्रवाहित हो रहा है या फिर नहीं। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो फ्रेंड ये तो एक सिंपल सा सूत्र है कि P = क्या होता है, आप इसको बनाकर बताइएगा कॉमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल यहाँ देख, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाए, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और इन ऑप्शनों में बात की जाए तो अवतल लेंस जो होता है वो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल लेंस जो है वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए, उत्तल। अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 29, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस के बारे में आप पढ़े होंगे।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अगर फोटोग्राफी में लेंस की बात की जाए तो उसमें जो लेंस लगा होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग करेंगे। तो अगर लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस जो होता है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, लेकिन वो भी आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होना चाहिए। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभावित होंगे। फ्रेंड, आप पढ़े होंगे चीन परिपाटी में कि जो हमारा उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, परंतु यहाँ पे हमें उत्तल लेंस धनात्मक ना देकर यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक दी गई है। तो जो फोकस दूरी होती है वो अवतल लेंस और अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। इस हिसाब से इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल होंगे, दर्पण भी आपका अवतल होगा और लेंस भी आपका अवतल ही होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, कॉपर्स ल्यूटमस से स्रावित होता है। अगर कॉपर्स ल्यूटमस हार्मोन्स की बात की जाए तो वो आपका प्रोजेस्टेरोन से स्रावित होता है और ये मादा जननांग में पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो इस पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत आपका सूरज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। चूँकि मानव सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो अगर इन ऑप्शनों की बात की जाए तो यहाँ पे एड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सूजक, जिसमें बी और सी दोनों दिए गए हैं। तो सूजाक भी एक प्रकार का लैंगिक जनन अंग होता है जिसमें जनन अंग में घाव हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दा मतलब कि किडनी की बात की जा रही है। तो अगर किडनी की बात की जाए तो फ्रेंड किडनी का आकार एक सेम के बीच के समान होता है। वही अगला सवाल दिया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है। आप लोग किशोरावस्था के बारे में 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। 10th क्लास में भी इसका एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है। तो शरीर में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों होते हैं। तो वो दोनों बदलाव जो होते हैं मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव अंग जो होते हैं उनके द्वारा होते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी, ए और बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत का ह्रास से मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो अगर ओजोन परत के ह्रास की बात की जाए तो उसमें हो जाएगा आपका CFC। अगला सवाल है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। अगर वोल्ट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल यहाँ पे विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है। विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर इसमें बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल की बात की जाए CHO अभिक्रियाशील समूह है तो ये एक एल्डिहाइड समूह है। वहीं अगर आगे बात की जाए एथेनॉल को अगर इससे किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिंक ब्लेड आपका जिंक धातु का एक अयस्क है। आवर्त सारणी में अगर बात की जाए तो उसमें कक्षाओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आणविक सूत्र क्या होता है। तो अगर ओजोन के आणविक सूत्र की बात की जाए तो उसका हो जाएगा O3। क्वेश्चन नंबर 48 का प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसका हो जाएगा डी। वहीं अगर इसमें बात की जाए क्षारक अम्ल को निरूपित करेगा तो क्षार जो होंगे वो 7 से अधिक होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर 52वें सवाल की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा धातु होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 12 है, 2, 8, 10, 2, 12, तो लास्ट में 1, 2, 3 बचेंगे। वो चीज़ आपका क्या होता है मेटल, ये आपका धातु हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड का pH का मान, अम्लीय ऑक्साइड मतलब कि अम्लीय होगा इसलिए उसका pH मान हमेशा 7 से कम होगा। सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए वो हीरा हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग हमेशा पीला होता है। ऑप्शन नंबर 55 का आंसर बी हो जाएगा। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। अगर इसकी बात कीजिए तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर आप देख लीजिएगा एक बार, इसे हमें डाउट लग रहा है।
अगला सवाल है कि द्वितीयक आवर्त में तत्वों के कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एल सेल। अगला सवाल है कि संतृप्त हाइड्रोजन श्रेणी में एक सदस्य हो, तो आप जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन 3 तरह के होते हैं। एक संतृप्त जिसे एल्केन कहते हैं, दूसरा एल्काइन डबल बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेंडेलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त में इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। अगला सवाल, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व आपका कौन सा हो जाएगा। 2 सेल है तो मतलब पहला 2 और दूसरा 8, 8 और 2 10 मतलब कि नियॉन। अगला सवाल, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील आपका कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्लोरीन। अगला सवाल, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प के अंदर। मस्तिष्क का कौन सा भाग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, ये आपका नागफनी होना चाहिए क्योंकि जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उनमें आपका जो होता है रंध्र नहीं पाया जाता है, उनमें रंध्र नहीं होते। हालांकि इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन में रक्त का वाहक कौन होता है, हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से बर्थ हार्मोन किसे कहा है, तो ऑक्सीटोसिन, जो बच्चे के जन्म के समय रिलीज करता है ताकि बच्चा आसानी से उसका जन्म हो सके। ग्रहणी छोटी आंत की भाग होती है। अगला, तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र एक कृत्रिम तालाब प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज की होती है। 1 माइक्रो 10 के पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है। ये आपका उत्तर प्रदेश में है। स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा प्राप्त किए थे, न्यूटन साहब ने बताया था। तो लेंस द्वारा इसको हमेशा फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।